पिटारा गया है खुल, आ गया है बजट 2024। आज हम जानेंगे कि क्या मिला है टैक्स पेयर के लिए कुछ नया। क्या ये बजट है इंडिया के लिए प्रोग्रेसिव बजट या ये एक है चुनावी बजट। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस मॉनिटरी में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बजट के हर पहलू पर चर्चा करेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि क्या ये एक अच्छा बजट है, क्या ये एक चुनावी बजट है और इसमें हम टैक्स पेयर जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है हर बजट में कि हमें कुछ न कुछ रिलीफ़ देगा, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, कुछ सब्सिडी आएगा। तो आज हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें, सो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं और अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं एक नया वीडियो भी बना के आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करूंगा। ये बजट, जैसा आप जानते हो, 1 फरवरी 2024 को आया है। ये एक इंतरिम बजट है और इसे वोट ऑन अकाउंट्स भी बोला जाता है। ये इंतरिम बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी जनरल असेंबली का इलेक्शन होना है और ये इलेक्शन अप्रैल में होगा और मई जून में हमारी नई सरकार का गठन होगा। तो जो पिछला बजट था 2023 में, इसका जो फंड है वो 31 मार्च 2023 को चलते हुए 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद अप्रैल, मई, जून 3 या 4 महीने हमारी सरकार काम कैसे करेगी? क्योंकि जब तक पैसे का एलोकेशन नहीं होगा, आवंटन नहीं होगा, तो हमारी कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती। इसलिए ये इंतरिम बजट 3 से 4 महीने के लिए दिया जाता है। इसके बाद जब भी जो सरकार आएगी, वहाँ पर एक फुल फ्लेज बजट आता है। तो ये है कॉन्सेप्ट इंतरिम बजट का। फाइनल बजट जैसा मैंने आपको बता दिया है, जनरल इलेक्शन के बाद फाइनल बजट आएगा। ये जो बजट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस बजट में सबसे कम समय लिया गया है। आपके सामने एक आंकड़ा है, जहाँ पर 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने 128 मिनट का समय लिया था, वहीं पर इस समय को इंक्रीज कर देते हैं 2020 में, जहाँ पर 159 मिनट्स का टाइम लेते हैं। उसके बाद 2021 में फिर इसके समय को घटाते हुए 110 मिनट पर वो अपने बजट के स्पीच को कंट्रोल करते हैं, समाप्त करते हैं। 2022 में ये 92 मिनट्स पर आ जाते हैं और पिछले साल ये 87, और इसको और रिकॉर्ड को कायम करते हुए 2024 में ये 58 मिनट पर ही अपना बजट का स्पीच क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार बजट पेश कर रही है, जिसमें कि 5 फुल फ्लेज बजट है और एक इंतरिम बजट है। ऐसा करने वाली निर्मला सीतारमण भारत देश की दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो लगातार 5 बजट फुल फ्लेज और एक इंतरिम बजट पेश कर रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बजट जिस पर पहले 2 घंटे, 3 घंटे चर्चा होती थी, लेकिन अब इन्होंने टाइम को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। जबकि पहले बजट और रेलवे बजट अलग-अलग होता था, आज बजट में ही इंक्लूड कर दिया गया है रेलवे बजट। उसके बावजूद निर्मला सीतारमण जी ने इसके समय को कम करते गए हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बजट हमारा बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें को अनाउंस नहीं किया गया? तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। सीतारमण जी ने कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बयान करने का अपना तरीका, अपना स्टाइल ईज़ाद किया है और उसी के तहत वो कम समय लेते हुए भी अच्छा बजट पेश करती है। इस बजट में मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो पर बात किया गया है कि कौन पैसा कहाँ आता है, हम कितना पैसा लोन लिए हैं, कितना पैसा हम लोन में एज़ ए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कैसे हम इनकम टैक्स में पैसा अर्न कर रहे हैं, कैसे हम जीएसटी से पैसा अर्न कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया गया है और फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात किया गया है। अब इस बजट में सबसे खास क्या है? एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया है, हाउसिंग सेक्टर पर ध्यान दिया गया है, एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा फीमेल पर भी काफ़ी कुछ ध्यान दिया गया है, उनके बारे में बहुत सारी स्कीम
लॉन्च किया गया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। तो हम एक-एक करके धीरे-धीरे देखेंगे कि इस बजट में आखिर क्या-क्या है जो निर्मला सीतारमण जी ने हम जनरल पब्लिक को ऐसे तोहफे में दिया है और इस यूनियन बजट में अनाउंस किया है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य था कि आज मुझे इंडिया डेली के तरफ से बजट पर डिस्कशन का मौका मिला, जहाँ पर हम प्री बजट सेशन पर बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि एक जनरल पब्लिक को क्या-क्या आशाएँ हैं, कि एक जनरल पब्लिक कहाँ पर रिबेट चाहता है, कितना टैक्स में बेनिफिट चाहता है या इस बजट से उसकी क्या उम्मीदें हैं। ये सारी चीज़ें एक जनरल पब्लिक चाहता, तो इस पर हमने करीब 1 से डेढ़ घंटा इंडिया डेली पर डिस्कशन किया था, जिसे आप इंडिया डेली के चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद आफ्टर बजट मैं रवि आर कुमार के साथ सीट शेयर कर रहा था और वहाँ पर हमने आफ्टर बजट डिस्कशन किया, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया है और डायरेक्ट टैक्स हो या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो और इस शो में एंकर मानक गुप्ता जी थे। अब हम बात करते हैं बजट। जैसे ही बजट आता है तो हमें और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ लुभावना होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स में हो या इनडायरेक्ट टैक्स में हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स का। तो यहाँ पर फिनांस मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। पिछले 4 से 5 सालों में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन 3 से ज़्यादा टाइम और आईटीआर टैक्स पेयर करने वाले 2.4 टाइम से ज़्यादा एक्सीड कर चुका है। इसका मतलब कि भारत एक प्रोग्रेसिव स्टेज पर आ चुका है, एक वे पर आ चुका है, जहाँ पर हमारा इनकम टैक्स का कलेक्शन 3 गुना ज़्यादा हो चुका है और जो आईटीआर फाइल करते हैं, वो 2.4 टाइम से ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स और जैसा आप जानते हो एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स से हम कंसीडर करते हैं इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में से इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों आता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स अभी हम इसको डिनोट कर रहे हैं पर्सनल टैक्स के बारे में, जो इंडिविजुअल पे करता है। आप और हम, चाहे आप जो जॉब करते हो या आप बिज़नेस करते हो। कॉर्पोरेट जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप फर्म हो या लिमिटेड कंपनी, वो जो टैक्स तो इन दोनों का जब कंपेयर किया गया तो इस बार जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, जो हम और आप हैं, ये ज़्यादा था। इसलिए इस बार हर टैक्स पेयर की उम्मीद भी ज़्यादा हो गई थी कि हमें ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसलिए सारे टैक्स पेयर ये सोच रहे थे कि हमें डायरेक्ट टैक्स में हो या इनडायरेक्ट टैक्स में हो, कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा, सो दैट मेरी टैक्स की लायबिलिटी कम हो, चाहे वो इनकम टैक्स से कम हो या जीएसटी के कारण कम हो। लेकिन हमारे फिनांस मिनिस्टर ने जो हमारा इनकम टैक्स का स्लैब रेट है, चाहे वो ओल्ड का टैक्स का स्लैब रेट हो या न्यू टैक्स का स्लैब रेट हो, इस पर इन्होंने बोला, वी प्रपोज नो चेंजेस इन टैक्सेशन। तो यहीं पर जब कोई भारत के व्यक्ति देख रहे थे कि अब कुछ अनाउंसमेंट होगा, कुछ हमारा स्लैब रेट घटेगा, कुछ मुझे टैक्स लायबिलिटी कम देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों का इस बजट से ध्यान खत्म हो गया और लोगों को लगा कि अब तो इस बजट में कुछ है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये एक पॉइंट है, एक ठहराव है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा जब पूरा बजट को आप एनालिसिस करते हो, पूरा बजट आप समझते हो, तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली आपको इनकम टैक्स में तो बेनिफिट नहीं दिया गया है, लेकिन आपको और हमें बहुत सारे ऐसी जगहों पर डिडक्शन और बहुत सारे ऐसे जगहों पर बेनिफिट दिया गया है, जिसका अल्टीमेटली आपके और हमारे लाइफ में आने वाला है। जैसे अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, तो हमें जॉब मिलेगा तो हमारा इकोनॉमी बूस्ट करेगा, रन करेगा। तो अल्टीमेटली अभी कोई टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हमें इनकम इंक्रीज़ करेगा, हम ज़्यादा पैसा कमाएँगे तो हम टैक्स भी बियर कर सकते हैं। सो
इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है, तो आपको ज़्यादा अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे सीतारमन जी ने ये भी कहा कि जैसे ये कोरा कागज़ आपको दिख रहा है, तो हाँ, हमने कोई चेंज नहीं किया। इसके पीछे रीज़न ये है कि पूरे हिस्ट्री में अगर हम देख लेते हैं, तो 1952 से लेके आज तक जब भी इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, तो कभी भी इंतरिम बजट में पर्सनल टैक्स को टच नहीं किया गया। ये हमारा परंपरा है और इसी चीज़ को निभाते हुए सीतारमन जी ने कहा कि मैं भी इसी परंपरा को निभा रही हूँ और कोई भी टैक्स कोई भी टैक्स का प्रपोज़ल, कोई भी टैक्स का अमेंडमेंट मैं आपको प्रपोज़ नहीं करती। लेकिन 2019 में जहाँ पर पीयूष गोयल साहब ने इंटरिम बजट प्रस्तुत किया था, उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया था, तो ये पूरे हिस्ट्री में एक बार हुआ था। तो उन्होंने इस एक्सेप्शन को एक्सेप्शन ही रहने दिया और 1952 से लेके आज तक जो परंपरा चल रहा था कि इंटरिम बजट में हम कोई भी एडिशनल बर्डन टैक्स पेयर के बेनिफिट देते हुए गवर्नमेंट को बर्डन नहीं देंगे, उसी परंपरा को सीतारमन जी ने आगे चलाया। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं कहूँगा कि सीतारमन जी ने 2-3 चीज़ें बोला, जहाँ पर इन्होंने बोला कि हम रिफंड का प्रोसेस रिड्यूस कर चुके हैं। पहले आप ध्यान रख दीजिए, 5-6 साल पहले, 8 साल पहले रिफंड साल, 2 साल, 3 साल, 5-5 साल में आता था। आज की डेट पर ये टाइम काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। कभी-कभी तो ये रिफंड 5 से 10 दिनों में आ जाता है, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, मैडम ने कहा है कि इस प्रोसेस को हम विथिन 1 मंथ कर देंगे और कुछ केस में तो ये 5 से 10 दिनों में रिफंड आ रहा है। तो ये भी अपने आप में, क्योंकि जो पैसा आपको 10 दिन में मिल रहा है, जो आपको पहले 3 साल, 4 साल में मिलता था, तो वो भी आपका एक तरीके से सेविंग है। मैडम ने कहा है कि आईटीआर 6 और 26 से इसको और हम ज़्यादा सिम्प्लीफाई करेंगे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल्ड हो जाएँगे, जो अभी भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कैपिटल गेन से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी तक ऑटो फिल नहीं हो रहे थे, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन भी ऑटो फिल होने लगे। तो उन्होंने बोला कि हम आईटीआर और 26 से इसको और सिम्प्लीफाई करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये पूरा डिटेल आता है, जो मैं जब भी आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि कैसे कितना सिम्प्लीफाई हुआ है। और इसके बाद अगर आपके पास कोई 2009 से लेके 2014 तक अगर 25,000 का डिमांड है और 2014 के बाद 10,000 का कोई डिमांड है, तो इनका तो डिपार्टमेंट ने इसको पूरा का पूरा बेवक़ूफ़ कर दिया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिला। कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं सीतारमन जी ने कुछ ना कुछ हर किसी को देने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक चीज़ को ध्यान दिया गया है, जहाँ पर इन्होंने 11 को महत्व दिया है और 11% से कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करते हुए 11 लाख करोड़ के आस-पास, मतलब 11.11 लाख करोड़ के अमाउंट को बोला गया है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हम खर्च करेंगे और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में होगा, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होगा, ये डिजिटल, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों सेगमेंट में करेगा। जैसा हम देखते हैं कि आज इंडिया ईपीआई में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, वर्ल्ड का नंबर 1 हो चुका है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा खर्च होगा। इन्होंने अपने बजट के दौरान में कहा कि एफडीआई और फॉरेक्स काफ़ी इंक्रीज़ कर चुका है और फॉरेक्स का जो लेवल है वो 6 अरब से भी ज़्यादा हो चुका है और एफडीआई पिछले 5 से 7 सालों में 3 टाइम से ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया एक प्रोग्रेसिव स्टेज पर आ चुका है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया में आ रहा है। तो ये सब सारा का सारा पैसा इंडिया में हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इंडिया के डेवलपमेंट में
यूज हो रहा है। एजुकेशन, इस बजट में एजुकेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया है, क्योंकि जैसा एक स्लोगन है भारत सरकार का, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो इस एजुकेशन स्कीम को ध्यान रखते हुए ये बताया गया है कि कैसे हमने एम्स कॉलेजेस खोले हैं, आईआईटी कॉलेजेस खोले हैं और आईटीआई कॉलेजेस खोले हैं, जो कि जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके कारण जब हमारे स्टूडेंट, हमारे यूथ पढ़ाई करेंगे, तो उनको एजुकेशन लेने में काफ़ी सहायता मिलेगा और उसी एजुकेशन के कारण वो अच्छे रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की डेट पर न्यू आईटीआई, न्यू एम्स, न्यू आईआईटी और यूनिवर्सिटी काफ़ी मिले, जहाँ से रोज़गार के साथ-साथ एस स्टूडेंट को अच्छे एजुकेशन भी मिलेंगे। जो इनका नारा था, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। फीमेल, फीमेल में इस बजट में काफ़ी ध्यान रखा गया है, जहाँ पर लखपति दीदी के जो स्कीम था, जो पहले 2 करोड़ बहना को लखपति बनाना था, उसको इंक्रीज़ करके अब 3 करोड़ कर दिया गया है। इसके बाद सर्वाइकल कैंसर नाम की एक बीमारी है, जिसके लिए भारत की सरकार काफ़ी जागरूक है और इसके लिए फ्री वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया है। जो लड़कियाँ 9 से 14 साल की हैं, वो फ्री वैक्सीन लगवा के अपने आप को इससे मुक्त हो सकती है। तो ये बहुत सारा एक पैसा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन हेल्थ में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सर्वाइकल कैंसर का बीमारी है, काफ़ी फीमेल को हो रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार की तरफ से। और बहुत सारे वुमेन्स को मुद्रा लोन दिया गया है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बजट फीमेल के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना और सेक्टर के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा है। फार्मर को बोला गया है कि जो 6000 का स्कीम था, जो साल में 3 बार करके दिया जाता है, वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। हाँ, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है कि 6000 को 8000, 9000, 12000 नहीं किया गया, लेकिन ये स्कीम बराबर रहेगा। इसके साथ फिनांस महोदया ने ये भी कहा कि एमएसपी में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि जो अभी एमएसपी चल रहा है, उसी पर आगे भी एमएसपी मिलता रहेगा। बहुत बार हम देखते हैं कि नेचुरल कैलामिटी के कारण फसल खराब हो जाती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्रॉप्स इंश्योरेंस को बढ़ावा दे रहे हैं और क्रॉप्स इंश्योरेंस पर काफ़ी पैसा खर्च किया गया है। किसानों को लोन भी काफ़ी अट्रैक्टिव लोन पर दिया गया है, सो दैट कि फार्मर इससे बेनिफिट उठा सके और अपने लाइफ़स्टाइल को इंक्रीज़ कर सके और भारत के पैदावार को इंक्रीज़ करने में उनका सहयोग हो सके। हाउसिंग सेक्टर में एक काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट किया गया, जहाँ पर ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2 करोड़ नए घर बनाए जाएँगे, जिसके कारण जो घर विहीन है, जिनके पास घर नहीं है, सर पर छत नहीं है, उनको छत मिलेगा, उनको घर मिलेगा। और अफोर्डेबल हाउस पर भी काफ़ी फ़ोकस किया गया है, जहाँ पर अ, मेट्रो और छोटे शहरों में घर बनेंगे और जो भी भारत में घर की समस्या है, वो समस्याओं पर निदान पाया जाएगा। टूरिज़्म, टूरिज़्म इस बार काफ़ी बड़ा सेक्टर है, जहाँ पर फैसला लिया गया है कि हम डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ाएँगे। यहाँ पर टूरिज़्म के साथ-साथ धार्मिक टूरिज़्म को भी बढ़ाने की जोर पर जोर दिया गया है। धार्मिक या रिलीजियस टूरिज़्म में क्या है, जैसे अयोध्या, बनारस और ये सब चीज़ें। तो प्रधानमंत्री ने भी ये बोला है कि सबसे पहले आप भारत को घूमिए, अगर भारत आप पूरा देख लेते हो और भारत में कोई भी स्थान नहीं बचता, क्योंकि भारत एक विविधता का देश है, जहाँ पर आपको सी, बीच, माउंटेन और आपको देवी और आपको टेम्पल हर चीज़ मिल जाता है। उसके बाद आप बाहर जाने का सोचें, तो ट्रिप्स पर इस बार काफ़ी
फोकस है और स्टेट को बोला गया कि टूरिज्म सेक्टर को आपको अगर डेवलप करना है तो उसके लिए हम जो लोन देंगे वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा और डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसमें काफ़ी राहत मिलेगा। टेक स्टार्टअप के लिए काफ़ी इंसेंटिव दिया गया है और जहाँ पर पहले कुछ दिन पहले 4 से 5 साल पहले, 6 साल पहले सिर्फ़ 1000 स्टार्टअप हुआ करते थे, तो आज स्टार्टअप लाखों की संख्या में है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इस बजट में टेक स्टार्टअप को इंसेंटिव देने का ये किया है और इसका पूरा डिटेल आने वाले समय पर डिटेल आएगा, तो हम आपको पूरा डिटेल प्रोवाइड रेलवे, रेलवे में काफ़ी बड़े-बड़े अनाउंसमेंट हुए, जहाँ पर 3 कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिसके कारण रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ग्रो करेगा और हमने लास्ट 1, 2, 3 महीनों में देखा है कि रेलवे का शेयर कितना हाई लेवल पर गया है और ये आगे भी उसी तरीके से ग्रो करेगा। नाउ 40,000 बोगीज़ को वंदे भारत के तर्ज पर रिपेयर किया जाएगा, जो ऑलरेडी बॉगीज़ हैं, उनको सुरक्षा के ध्यान रखते हुए वंदे भारत के तर्ज पर बॉगीज़ को बनाया जाएगा। जो ऑलरेडी बोगी हैं, उन्हीं को रिपेयर करके कन्वर्ट किया जाएगा। तो और न्यू कॉरिडोर बनेगा, तो जिसके कारण काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होता है, कि ₹1 में पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट कितना है और कोई भी अदर मिसलेनियस मैटर है जो आज हमने कवर नहीं किया है और आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट कि कल और परसों में हम इस पर पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके सामने वीडियो ला सकें और इस बजट को अच्छे से समझ सको। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, क्लोज़ कर रहा हूँ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और आपके पास कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल को ज़रूर पूछें, सो दैट कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें और आपके हर सवालों का जवाब देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।